व्युत्पत्ति में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम करने जा रहे हैं अपने एक विमीय गति के ऊपर आधारित कुछ बहुत शानदार प्रश्न। ये प्रश्न आपके आईआईटी तथा नीट की तैयारी में बहुत काम आएंगे। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। विरामावस्था से प्रारंभ होकर एक कार एफ दर से एस दूरी तक त्वरित होती है। अब ये एफ दर जो है आपकी, ये आपका दे रखा है बेटे त्वरण। इतने त्वरण से एस दूरी तक त्वरित होती है। आगे टी समय तक नियत चाल से गति करती है। अब कितनी इसने एस दूरी चलने पर स्पीड गेन कर ली होगी, या मैं कहूं वेलोसिटी गेन कर ली होगी। तो रेस्ट से चल रही है, एस डिस्टेंस चली, इस समय त्वरण आपका एफ था, तो प्रारंभिक 0 और ये हो गया 2fs। तो आपका जो इस समय स्पीड होगी वो होगी 2fs। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे की देखते हैं घटना। यहां से बना रहा हूं मैं। ये एस डिस्टेंस चल गई, वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2fs। अब ये कांस्टेंट स्पीड से चली, देखो आगे टी समय तक नियत चाल से गति करती है। टी समय तक, तो टी समय तक जो है ये नियत चाल से गति करती है। तो टी समय तक चली, तो टी समय में कितनी, एक समान चाल से चली, तो उस समय त्वरण तो शून्य रहा। तो इसकी जो स्पीड इस समय भी होगी, या चाल जो होगी, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2fs होगी। टी समय में दूरी v इंटू टी, जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2fs इंटू टी। अब क्या हुआ, ये इसके अंदर पहले f से त्वरण हुआ, अब क्या हुआ, f/2 से मंदन हुआ। अगर f/2 से मंदन हुआ बच्चों, तो ये इसका मंदन होने का मतलब कुछ दूरी चल के रुक गई होगी। तो अंतिम वेग उस परिस्थिति में हो जाता है शून्य। मैंने कहा एस प्राइम दूरी चलकर वस्तु रुक जाती है, तो इस वाली स्थिति में अंतिम वेग शून्य हो रहा है। प्रारंभिक वेग आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2fs है, इसका वर्ग माइनस का f/2 आपका त्वरण है। और मैंने कहा s प्राइम दूरी, तो ये 2fs प्राइम, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर आप देखें तो s प्राइम आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाता है 2, ये एफ एस प्राइम बराबर 2fs। f से f कैंसिल हो गया और s प्राइम आपका 2s आ जाता है। तो अगर कुल दूरी देखें, तो कुल दूरी कितनी हो जाती है, देखने को मिल जाता है s इतना प्लस 2s। तो आपकी जो कुल दूरी है, कुल दूरी बराबर बच्चों हो जाती है s स्क्वायर रूट ऑफ 2fs t प्लस 2s। कुल दूरी आपको दिया है 15s के बराबर, तो 15s रख दिया हमने। अब इसमें s का मान निकालना है, तो ये 15s ये हो गया आपका 3s प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2fs इंटू टी, तो ये हो जाएगा 12s। 12s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2fs इंटू टी। अब इस स्टेप को बेटा मैं आगे कर दे रहा हूं, तो हमने लिखा 12s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2fs इंटू टी। अब दोनों जगह, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, तो 144s 2fs टी स्क्वायर। अब यहाँ पे s स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका s बराबर हो जाएगा एफ टी स्क्वायर बटे 144, और इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 72। तो s बराबर हो गया एफ टी स्क्वायर बटे 72। तो s का मान हमारा आ गया। तो अगर बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो, तो जरूर अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, और प्लीज एक लाइक दें इस पे। ठीक है, अगले प्रश्न की बातचीत करते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है, एक कार कुछ समय के लिए नियत दर अल्फा से त्वरित होती है, उसके पश्चात नियत दर बीटा से अवमंदित होकर स्थित हो जाती है। यदि कुल लगा समय t हो,
तो वस्तु का अधिकतम वेग और तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो देखिए, अगर मैं इस कार का चाल या मैं कहूं वेग का परिमाण है ना, इसका मैं बेटे बनाऊं आपका वेग तथा समय का ग्राफ, तो इसमें आप देखेंगे कि ये अल्फा से क्या हो रही है, त्वरित हो रही है, अल्फा से त्वरित हो रही है। तो यहां से विराम अवस्था से चली है और यहां पर ऐसे गई, तो अल्फा से त्वरित हुई, तो इसने कुछ वेग प्राप्त किया होगा यहां पर। इसके बाद ये अवमंदित होने लगी, ठीक, और वो था बीटा, यहां पर 0, यहां पर वी मैक्सिमम और यहां पर बीटा। अब देखें, ये बेटा जो आपका समय है, ये मैंने कहा t1, बेटा ये आपका जो समय है ये मैंने कहा t2, और कुल जो समय है वो आपका है t। तो पहला जो हमें दे रखा है t बराबर t1 प्लस t2। अगर देखें तो आप देख सकते हैं v मैक्स बराबर आपका है, भाई शून्य से प्रारंभ हुआ, ये जो है अल्फा t1। कैसे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, u जीरो रख दो, है ना, u जीरो रख दो, तो एक्सेलरेशन a है त्वरण आपका, तो अल्फा t1 से आ जाएगा, तो t1 क्या वैल्यू आपको मिल जाएगी, t1 की वैल्यू हो जाती है v मैक्सिमम बटे अल्फा। अब देखो यहां पर v मैक्स से 0 जा रहा है, तो आप अगर दोबारा देखें तो इस रेखा का जो आपको प्रवणता मिलेगी वो मिलेगी, उससे भी वो आपको बताएगा मंदन, और वो कितना आ जाएगा v मैक्स बाई t2। तो t2 बराबर बेटा यहां से हो जाता है v मैक्स बटे बीटा, और t इज इक्वल टू हो जाता है t1 प्लस t2, t1 v मैक्स बटे अल्फा, v मैक्स बटे बीटा बराबर t, v मैक्स को कॉमन ले लिया तो हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और v मैक्स आपका जो हो जाता है v मैक्स बराबर हो जाता है अल्फा बीटा टी, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये हो जाता है आपका v मैक्स। तो v मैक्स आपका ये हो गया, तो मैक्सिमम हमने स्पीड निकाल ली। अब बच्चों हमसे पूछा गया है तय की गई कुल दूरी क्या होगी, तो तय की गई कुल दूरी वेग तथा समय ग्राफ का जो अंदर का क्षेत्रफल आता है, ये क्षेत्रफल आपका बताता है चला हुआ विस्थापन, और अगर गति एक सरल सीधी रेखा में एक ही दिशा में हुई है तो इस परिस्थिति में ये आपका बन जाता है दूरी भी, ये बन जाती दूरी भी है, तो विस्थापन दूरी के बराबर ही होता है। तो आप देखें ये जो क्षेत्रफल होगा ये त्रिभुज की ऊंचाई जो कि v मैक्स है बट्टे गुणा आधार, और 1/2 त्रिभुज की ऊंचाई जो कि v मैक्स है, और जो आधार वो t है, ये आ जाएगी आपकी कुल चली गई दूरी। और यहां पर हम 1/2 v मैक्स रख देते हैं अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और टी इंटू टी टी स्क्वायर, तो आपका s बराबर हो जाता है 1/2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाता है बच्चों तय की गई कुल अधिकतम दूरी, ठीक है, या तय की गई दूरी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का सोल्यूशन हमने निकाल लिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा सवाल, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो जरूर अगर पसंद आया तो लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों से शेयर करो, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, देरी मत करना। आगे की बात करते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं।
40 मीटर ऊंचे टावर से एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके पश्चात यह जमीन से टकराएगी, जी का मान। तो देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। 40 मीटर ऊंचा टावर है, यहां से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गेंद को फेंका गया। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गेंद को फेंका गया। अब ये कितने समय बाद जमीन से टकराएगी? तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैं विस्थापन बोलूं, विस्थापन हो जाएगा -40। ये देख सकते हैं, आपको अगर किसी को भी दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी है, लेक्चर देख लीजिएगा, जरूर आपको सब समझ में आ जाएगा। एक आह्वान बच्चों आपको दे रखा है -10। u प्रारंभिक वेग ऊपर है 10 मीटर प्रति सेकंड, हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपका s माइनस का 40, u 10t प्लस 1/2 a माइनस का 10 और t स्क्वायर। तो -40 10t माइनस 5t स्क्वायर जो हो जाता है 5t स्क्वायर माइनस का 10t, 5t स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे हल कर सकते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा t, इसके क्या आएंगे आपके मूल बच्चों, यहाँ पे 40 की जगह 8 होगा, तो ये टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस 8 इसके क्या आ जाते हैं? तो देखिए माइनस का 4 और प्लस का 2 यानी कि t माइनस 4 एंड t प्लस 2 इसके हो जाते हैं रूट्स। तो यहाँ से t का वैल्यू -2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आंसर बच्चों आ जाता है। एकदम बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपको आसान और अच्छा लगा होगा। अब आइए बच्चों एक और अच्छा सवाल देखते हैं, और ये कुछ और हमारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। एक ब्लॉक चिकने नत तल से फिसल रहा है जबकि दूसरा ब्लॉक उसी बिंदु से मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन गिरता है। तो देखिए ये देखिए आपका ये चिकना नत तल हो गया, इस तरीके से ये चिकना आपका नत तल हो गया। यहां से एक ब्लॉक फिसलता है और दूसरा यहां से मुक्त रूप से गिरता है। ठीक, मैंने मान लिया कि इस नत तल का जो कोण है ये थीटा है, और ये जो आपकी दूरी है ये s है, और ये आपकी h है। तो अगर मैं h लिखना चाहूं तो देखो इस समकोण त्रिभुज में आप देखें तो आप लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा बराबर h बटे s, और s बराबर हो जाता है h बटे साइन थीटा। अब आप देखें तो गुरुत्व के कारण जो गति हो रही होगी वो नीचे हो रही होगी, गुरुत्व के कारण जो बच्चों गति हो रही होगी वो आपकी नीचे, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा नीचे होगा। इस त्वरण के आप लोग घटक कर सकते हो। एक घटक नत तल के अधीन होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा बेटा, क्योंकि ये थीटा ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा। ये आपका g है, तो ये हो जाएगा g cos 90 माइनस थीटा। अगर किसी को आयताकार घटक निकालने में बच्चों दिक्कत है, वेक्टर वाली वीडियो देख लो, सारी दिक्कतें खत्म। तो ये जो हो जाएगा g cos 90 माइनस थीटा, जो बराबर हो जाता है आपके g sin थीटा के। ये g sin थीटा और इसके लंबवत जो आएगा वो आएगा आपका g cos थीटा। अब ध्यान से देखें, यहां से वेग 0 है, यहां पर पहुंच रहा है s दूरी चल के पहुंच रहा है, तो कितना समय लगेगा? तो s दूरी चल रहा है, प्रारंभिक वेग 0 है, इस दिशा में त्वरण का कितना घटक है? इस दिशा के घटक को हम देख लेते हैं, वो है आपका g sin थीटा, और आपका जो समय लग रहा है टी स्क्वायर तो t बराबर हो जाता है 2s, टी स्क्वायर बराबर हो जाता है 2s बटे g sin थीटा। तो t बराबर हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2s बटे g sin थीटा। तो हमारा इतना समय लग रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो
एस बराबर देख सकते हैं आप, एस बराबर कितना है, एस बराबर है एच बटे साइन थीटा। तो बटे इसकी वैल्यू भी हम रख देते हैं तो ये हो जाता है आपका 2 एस की जगह एच बटे साइन थीटा जी साइन थीटा। तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g और साथ में आ जाता है 1/sin थीटा। हो गया आपका टाइम, टाइम इतने टाइम बाद ये नीचे आ जाएगा। और कितने वेग से आएगा वो भी देख लेते। तो वी स्क्वायर बराबर बेटा आपका होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रारंभिक वेग 0 है। इस दिशा में आपका त्वरण का जो घटक है वो जी साइन थीटा है और जो दूरी चल के आया ये s वो है h बटे साइन थीटा। तो इसका जो वेग आ जाता है वो आ जाता है 2gh वेग का वर्ग, जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे चल के आ रहा है। in मतलब इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो आपका इंक्लाइंड प्लेन पे चल के आ रहा है तब इतना वेग आ जाता है। तो ये वेग बराबर हो गया आपका, जब इंक्लाइंड प्लेन यानी कि ये नत तल पे चल के आया तो उस समय वेग का जो मान आया वो आया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब आगे की बात करते हैं, जब वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ते हैं तो कितना समय लेगी और कितने वेग से गिरेगी, ये दो बातें हैं। तो बच्चों जब वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ते हैं h हाइट से तो समय लगता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h फ्री फॉल 2h/g। और जो वेग आता है आप सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो 2gh। तो आप देखें नत तल से छोड़ी जाए या फिर आपकी वस्तु मुक्त रूप से छोड़ी जाए, समान अगर ऊंचाई से छोड़ी गई है, चाहे नत तल से छोड़ो ऐसे करके या फिर आप ऐसे डायरेक्टली छोड़ दो, दोनों समय में जो इसका वेग अंतिम वेग होगा दोनों परिस्थिति में समान होगा। किंतु यहां पर जो समय लगेगा नत तल पर और मुक्त रूप से जो समय लगेगा, तो आप देखिए किस में ज्यादा समय लगेगा। आपका नत तल पे जब ये चलेगी तो आपका समय ज्यादा होगा मुक्त रूप से गिरने। कारण क्या है, आप देखें यहां पर एक साइन थीटा ज्यादा आ गया। आप साइन थीटा का बच्चों जो मान है अगर देख रहे हैं आप, थीटा आपका 90 से कम है तो 1 से कम होता है, और अगर 1 से कम है तो आपका ये टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इतने ये देखें आप तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर नत तल पर इसे ज्यादा समय लगेगा और आपका फ्री फॉल से, तो हमने ये समझा नत तल पे से ज्यादा समय लगेगा फ्री फॉल से, लेकिन दोनों के वेग जो होंगे जब नीचे पहुंचेगा तो समान होंगे, ठीक है। तो ये एक और अच्छा सवाल था जिससे हमने कुछ सीखा। इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके से। तो अच्छा लगा तो जरूर बच्चों लाइक करना, ठीक, और शेयर भी कर सकते हो। बच्चों अगला प्रश्न देखें। एक बाजीगर हवा में गेंदें उछालता है। जब पहली गेंद उसकी उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचती है तब वह दूसरी गेंद फेंकता है। यदि वह प्रति सेकंड n गेंद फेंकता है तो गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें यदि गुरुत्व के कारण त्वरण g है। तो भाई एक सेकंड में n गेंद फेंक रहा है तो एक गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई मतलब क्या है, जब ये पहली गेंद आपकी यहां मतलब दूसरी गेंद यहां है तो पहली गेंद यहां होगी, तो हर एक गेंद के बीच में जो समय अंतराल है वो 1/n का हो जाएगा। भाई एक सेकंड में n गेंद फेंक रहा है तो एक गेंद फेंकने मतलब एक दो लगातार गेंदों के बीच में जो समय अंतराल रहेगा वो 1/n का हो जाएगा। आसान बात है ये समझने के लिए। तो 1/n समय में जो पहली वाली गेंद है इसने अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करी होगी, ये जो भी प्राप्त करी होगी, ठीक है। अब अगर इसने 1/n समय में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करी होगी, उसके बाद फिर 1/n समय में ये नीचे आ गई होगी। आसान सी बात है बेटा। तो यदि इसको 1/n समय ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में लगता है जहां पर इसका वेग 0 हो जाता है, तो 1/n समय से ऊपर से नीचे आने में लगेगा, ठीक, यही समान लंबाई।
तो हम इस वाली परिस्थिति को ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नीचे से, भाई ऊपर से नीचे जाने में जितना समय लगता है उतना ही नीचे से ऊपर आने में लगता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसने जो मैक्सिमम हाइट ली वो हो गया, देखिए यहाँ से मैं ये वाला मोशन कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों, इस वाली गति की बात कर रहा हूँ। तो ये शून्य से नीचे पहुंचा है h हाइट 1/n समय में, तो h बराबर हो गया 1/2 g, एक समय लगा t स्क्वायर, तो हो गया 1/2n² g। तो h आपका आ गया, h मैक्सिमम आ गया g/2n²। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, पसंद आया होगा आई होप। जरूर बताना कमेंट में कैसा लगा। एक पत्थर को प्रारंभिक वेग 4.9 मीटर पर सेकंड से एक पुल से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है। यदि 2 सेकंड पश्चात पानी से टकराता है तो पुल की ऊंचाई ज्ञात करें। पत्थर पानी से किस वेग से टकराएगा ये ज्ञात करें। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पत्थर को एक पुल से फेंका जा रहा है, माना कि पुल की ऊंचाई h है, ये h ऊंचाई है, यहाँ से 4.9 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका है, और 2 सेकंड बाद यहाँ पर पानी में आवाज आती है छपाक की। कैसी आवाज आती है? छपाक की। तो बेटे ये छपाक की आवाज जो आई इतने समय में ये नीचे आया होगा। अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो विस्थापन आपका हुआ होगा माइनस का h। गुरुत्व त्वरण की बात करूं तो वो माइनस का जी जो दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इतने समय में इसने, अगर मैं बात करूं प्रारंभिक वेग की, तो हो गया 4.9 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहां से लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से s, और t आपका 2 सेकंड लगा है। अब देखिए अगर आपको विस्थापन कैसे ये ऋणात्मक आ रहा है ये नहीं ज्ञात हो रहा, तो आप जा सकते हैं एक विमीय गति को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, जरूर देखें। कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट में बताएं, मैं आपको वीडियो लिंक में दे दूंगा। तो और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा बच्चों कि किस वीडियो का इस्तेमाल किया है। तो देखिए आप u आपका है 4.9, समय है 2, माइनस का 1/2, a आपका है जो माइनस क्यों लग गया, a आपका ऋणात्मक का 9.8 है, तो ये लग गया 9.8 और 2 का वर्ग, तो 1 2 से ये गया, तो आपका जो s आया वो आया आपका 4.2 जो कि 9.8 हो गया, माइनस का 2 9.8 जो कि बराबर हो गया माइनस का 9.8, और हमने माइनस का h लिया ही था, तो माइनस का h बराबर माइनस का 9.8 मीटर। तो h बराबर पुल की ऊंचाई हो गई 9.8। अब आपसे प्रश्न ये पूछा है कि ये कितने वेग से टकराएगा। ठीक है, तो वेग देख लेते हैं। तो आपका प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करते हैं। v आपका फाइनल है, u आपका ऊपर की तरफ 4.9, a 9.8 और t आपका है 2, तो इसको लिख सकते हैं 4.9 माइनस का 4.9 गुणा 3 हो जाएगा ये आपका, ये 4.9 गुणा 4 लिख सकते हैं। चाहे तो आप समान तौर पे भी गणना कर सकते हैं। चलिए समान तौर पे कर देते हैं ताकि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। तो 4.9 ये हो गया 19.6, और जब ये घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 14.7। तो बेटा ये ऋणात्मक का मतलब ये है कि वेग की दिशा ऊपर की तरफ हमने धनात्मक मारी थी, 2 सेकंड बाद वेग की दिशा नीचे की तरफ होगी, और कितनी होगी 14.7 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो ये आ गया आंसर। ठीक, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न AIPMT में मेंस में आया है, AIPMT। तो प्रश्न देखते हैं बच्चों। पृथ्वी की सतह से एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। मान लो कि यह कण
ऊपर एक बिंदु P से उच्चतम बिंदु तक जाकर वापस बिंदु P तक आने में TP समय लेता है। इसी प्रकार इस कण को पृथ्वी से ऊपर एक अन्य बिंदु Q से अपने उच्चतम बिंदु तक जाकर वापस बिंदु Q तक आने में TQ समय लगता है। P तथा Q के बीच की दूरी h हो तो TP, TQ, H के पदों में गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, तो ध्यान से देखना। ठीक, अब आप देखें, इसी प्रकार एक कण अन्य कण को Q से अपने उच्चतम बिंदु तक जाकर बिंदु वापस Q तक आने में TQ समय लगता है। अब ये अच्छा सवाल है बेटे, देखिएगा कैसे है, आइए देखते हैं। तो देखें बेटे कि पहले क्या था, एक कण को फेंका, कण को फेंका, किसी वेग से फेंका होगा, ये किसी बिंदु P तक पहुंचा। बिंदु P से इसे अपनी अधिकतम ऊंचाई, और अधिकतम ऊंचाई मान लिया ये, अब चलिए देखते हैं अभी आके, अधिकतम ऊंचाई से यहां तक आने में जो समय लगता है वो कह रहा है TP है। देखिए यहां पर जब पहुंचा होगा इसका वेग हो गया होगा 0, और याद रखिएगा ये मैंने कह दिया अधिकतम ऊंचाई O, तो P से O तक जितना जाने में समय लगता है उतना O से वापस P तक आने में समय लगेगा। ठीक, पहला पॉइंट। मान लीजिए एक Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट और P पॉइंट के बीच की दूरी h है। अब यहां से जब कण जाता है तो वापस Q तक आने में से TQ टाइम लगता है। मान लिया मैंने ये दूरी h है, तो देखिए Q से अपनी अधिकतम ऊंचाई और वापस उस Q तक आने में से टाइम लगता है h। तो यहां से Q से O तक जाने में लगा समय बराबर होगा O से Q तक आने में। तो आपका जो Q से वापस Q तक आने में समय बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका TQ बराबर हो जाएगा O से Q तक आने में, ट्वाइस ऑफ O से Q तक आने में लिया समय। अब O से Q तक आने में लिया गया समय 0 वेग है, h ऊंचाई नीचे गिरा है, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। इसी तरीके से ये कुल ऊंचाई आपकी है h प्लस h। ठीक है, तो P से वापस यहां तक आने में जो समय है आपका TP जिसे कह रहे हैं, तो देखो जितना समय इसे O से P तक आने में लगेगा उसका दुगना कर दो तो कुल समय यहां से यहां तक का मिल जाएगा। तो वो दुगना कर दिया और वो O से P तक आने में लगा समय। अगर इसमें बच्चों किसी को दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, कंसेप्ट प्रॉब्लम्स को देखें, कंसेप्ट को देखें, आपको जरूर मिल जाएगा कि कैसे मैं लिख रहा हूं ये। तो हो जाएगा 2h प्लस h बटे g। अब ये कह रहा है कि भाई आप g का मान निकालें। तो देखते हैं किस तरीके से g का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, TP बाई TQ कर लेते हैं, तो G कैंसिल हो जाएगा। अगर TP बाई TQ कर लेंगे तो G कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं। तो स्क्वायर करा तो TQ का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे मिलता है 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, यानी कि ये हो जाएगा TQ स्क्वायर बराबर 8h बाई जी। TP का स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 8 कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाई जी। इसको लिख सकता हूं 8h बाई जी प्लस 8h बाई जी, आसान तरीके से लिखा जा सकता है। ये TP का स्क्वायर है, ये बराबर हो गया आपका TQ स्क्वायर प्लस 8h बाई जी। TP स्क्वायर बराबर, तो यहां से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, TP स्क्वायर माइनस TQ स्क्वायर बराबर 8h बाई जी। तो G बराबर लिख सकते हैं 8h बटे TP स्क्वायर माइनस TQ स्क्वायर। तो यह आ गया आपका G का मान। तो बेटा एकदम आसान प्रश्न था, लेकिन सवाल थोड़ा घुमा के पूछा था, लेकिन
अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आप भी इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों अभी के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने देखे। इसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम्स और चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं, और बताएं ये सवाल आपको कैसे लगे। ठीक है, अभी के मैं लिए चलता हूं बच्चों, मेहनत से पढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद, जय हिंद।